नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 8 के फ्रेंड्स 60 नोट्स करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफडीआई के कौन कौन से रूट अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप की एफडीआई कौन कौन सी हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी बातें हमें पूरे इस लेक्चर में, यानी बेसिकली हम पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी दैट गवर्न्स एन इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो उस कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी को गवर्न करती है, उसे ही कहा जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दोनों ही आते हैं और ये दोनों ही क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, जो अगर ए वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी एट द लोकल इकोनॉमीज आउटपुट एंड द नेशंस प्रॉस्पेरिटी, अगर वेल प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी है तो वो कंट्री की इकोनॉमी के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और जो है देश को समृद्ध भी बनाती है। बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग 1990 के दौरान हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जब गुजरा तो वहीं पर ही इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। उन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए उसकी बात करनी है। तो प्रायर टू 1991 द इंडियन इकोनॉमी वाज प्रोटेक्टेड बाय हाई टैरिफ एंड टैक्सेस। 1991 से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ और टैक्सेस लगाया जाता विदेशी व्यापार को ले करके, ताकि हमारी कंट्री प्रोटेक्टेड रहे, हमारा जो बिजनेस है वो प्रोटेक्टेड रहे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट परमिटेड इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अलाउ नहीं था, यानी हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, किसी दूसरे देश के साथ व्यापार पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और इन एडिशन टू सिग्निफिकेंट क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन, अगर मान लो अलाउ भी किया गया बिजनेस के लिए तो वहाँ पर क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। फॉलोइंग 1991 द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड और लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटजी। 1991 में भारत सरकार ने एक लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटजी को अपनाया, यानी कि उदारवादी नीतियाँ अपनाई। जहाँ पर हम दूसरे देशों के साथ में व्यापार नहीं करना चाहते थे, वहीं पर हमने थोड़ा सा उदार होने की कोशिश करी। सम लिबरलाइजेशन मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमने उदारीकरण की नीति क्यों अपनाई? तो उसकी वजह थी कि जो हमारी इकोनॉमी थी, डोमेस्टिक मार्केट को उसे कम्पिटिटिव बनाना था, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्ट्रांग बनाना था, और अदर जो कारण थे उसमें इंटरनेशनल जो एजेंसीज थी, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनकी तरफ से प्रेशर भी था कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करिए, जिसकी वजह से हमें लिबरलाइजेशन को फॉलो करना पड़ा। फिर बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 के बारे में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 जो थी 15-20 1 अप्रैल 2015 को आई थी। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 कहा जाता है इसको। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को साथ में लेकर के चलती है। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य क्या था? जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसका उद्देश्य था प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि और रोजगार के अवसर बनाना, और साथ ही साथ में वैल्यू एडिशन करना इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें एजेंडा में थी। न्यू स्ट्रेटजी एम टू हेल्प बोथ द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर विद द स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो नई स्ट्रेटजी थी उसका उद्देश्य था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इन दोनों सेक्टर को मदद की जाए, है ना, और इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह का सहारा लिया गया। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एम टू इंक्रीज इंडियाज मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स होता है फ्रेंड्स, ओके, गुड्स यानी वस्तुएं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य है कि 2019-20 तक जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $900 बिलियन तक पहुंचाने का रखा गया, और पूरी दुनिया में जितना भी ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है उसमें इंडिया का शेयर बढ़ा करके 3.5 करने की भी बात की गई। 2% से बढ़ा करके 3.5% करने का भी टारगेट रखा गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 2015-20 में 2 नई स्कीमें लाई गई। पहली स्कीम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS, ये गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है। और सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS, ये सर्विस के एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है, सर्विस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। फिर है साइलेंट फीचर क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, खासियत क्या है? तो सिंप्लीफिकेशन और मर्जर किया गया रिवार्ड स्कीम। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रिवार्ड की घोषणा की कि हम आपको इनाम देंगे, तो उसी के तहत जो है
चीज़ें आसान की गई और रिन्यूअल स्कीम को आपस में मर्ज कर दिया गया। पहले जो है 5 डिफरेंट स्कीम हुआ करती थी। फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्ट एंड विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना। ये 5 स्कीमें हुआ करती थी फ्रेंड्स। इन सब और सभी में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए रिवार्ड दिया जाता था इन 5 स्कीमों के तहत। अब इन सभी स्कीमों को आपस में मर्ज करके एक ही स्कीम बना दी गई है जिसका नाम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम जो थी पहले, SFIS सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम जिसका नाम था, उसको रिप्लेस करके सर्विस फ्रॉम इंडिया स्कीम लाई गई। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक, SEIS वाज अप्लाइड टू सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कहने का ये हुआ कि जो एक तो नाम बदला इन्होंने, यानी स्कीम बदली। सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम जो थी उसकी जगह पर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम नाम दिया गया। दूसरा, पहले क्या था, जो स्कीम थी सर्विस के लिए, उसमें इंडियन सर्विस प्रोवाइडर होना जरूरी था, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया का नागरिक हो, ये होना जरूरी था। लेकिन बाद में इसको चेंज करके सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया कर दिया गया, यानी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया में लोकेटेड हो, ये शर्त कर दी गई, यानी भारत का नागरिक होना कंपलसरी नहीं रह गया है। ठीक है, उसके बाद में बात की गई बूस्ट टू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए भी कोशिश की गई। ठीक है, स्पेशल इनिशिएटिव चलाए गए जिससे कि घरेलू जो कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिल सके। उसी के तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स प्लान लाया गया, स्कीम लाई गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स यानी एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेंगे कैपिटल गुड्स के लिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जहाँ पर आपको 100% एक्सपोर्ट करने पर, 100% टारगेट अचीव करने पर आपको रिवार्ड मिलता था, वहीं पर यदि जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको घरेलू स्तर पर, यानी कि डोमेस्टिक स्तर पर अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, घरेलू इक्विपमेंट वगैरह और वस्तुएं यूज करके मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये टारगेट 75% पूरा कर देंगे तो भी आपको रिवार्ड मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई। तो एक्सपोर्ट की जो ऑब्लिगेशन थी वो घटा करके 75% कर दी गई। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स प्रोग्राम कहता है कि जो भी कैपिटल गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विदेश को, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको यहाँ बनाओ। हमारे देश में मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम करोगे अगर, है ना, गुड्स वर परचेज फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, यानी कि घरेलू स्तर के जो प्रोड्यूसर, उनसे चीज़ें खरीदो और उससे मैन्युफैक्चरिंग करो और तब बेचोगे अगर, तो 100% टारगेट जाएगा, तुम 75% टारगेट भी पूरा कर दोगे तो भी तुम्हें रिवार्ड मिल जाएगा, जो भी सरकार की तरफ से इनाम वगैरह मिलना था। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात की गई। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफाइड पेपर which were formerly required for the incentive program and duty exemption scheme were no longer required। मतलब बिजनेस को आसान करने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए, जैसे अब हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है किसकी, एप्लीकेशन की और कुछ विशेष पेपर की, किसके तहत, इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के तहत। ठीक है, अब सॉफ्ट कॉपी से भी काम चल जा रहा है। अगर कोई एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट आप भेज रहे हैं तो उसके लिए डिजिटल एविडेंस भी चल जाएगा, हार्ड कॉपी की ज़रूरत यहाँ पर भी नहीं है। एक बार परमानेंट रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए एक्सपोर्टर के या इंपोर्टर की प्रोफाइल में, तो वो डॉक्यूमेंट आपको बार बार जो है हर एक एप्लीकेशन के साथ नहीं सबमिट करना होता है, वो डॉक्यूमेंट पहले से ही सेव्ड हैं। ठीक, मतलब कुछ प्री डिफाइंड हो गया कि हाँ भाई ये सब चीज़ें, जैसे मान लो कि GST नंबर, GST का प्रोफाइल है, तो GST प्रोफाइल अगर आपने एक बार अपलोड कर दी तो हर बार GST प्रोफाइल आपको इनको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बनाए गए जिसमें कि जो है DGFT जो होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इनके अंतर्गत नॉर्म्स कमेटी वगैरह आती हैं, एग्जिम फैसिलिटेशन कमेटी आती है, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटेशन कमेटी आती है। तो इनके डेडिकेटेड ईमेल एड्रेसेस बनाए गए ताकि आप तेज़ी के साथ में और बिना जो है पेपर का यूज किए हुए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की अगर आपको कोई समस्या होती है तो। ठीक है, हाइलाइट्स की अगर हम बात करें कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की हाइलाइट्स अगर देखें तो मेजर्स हैव बीन टेकन टू गिव अ बूस्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस एंड हाईटेक आइटम। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 फोकस करती है कि डिफेंस के आइटम और हाईटेक आइटम्स को, एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। मैन्युफैक्चरर्स हु आर आल्सो स्टेटस होल्डर विल नाउ बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन फेजेज। मतलब इन्होंने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरर है और स्टेटस होल्डर है, सवाल ये है कि स्टेटस होल्डर किसे कहेंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अच्छा हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा, बस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, फ्रॉड ना किया हो, अच्छा बिजनेस करता हो,
तो उन्हें स्टेटस होल्डर कह सकते हैं। ठीक, तो वो अब जो कुछ भी गुड्स बना रहे हैं वो उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है, इसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए किसी तरीके का सबूत नहीं देना, वो लिख करके कागज़ पर दे दें कि जो कुछ भी गुड्स हमने यहाँ पर बनाया हुआ है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, तो वो लिखना भी पर्याप्त होगा, एक सर्टिफाइड सेल्फ सर्टिफाई करना भी पर्याप्त होगा, और वो मान लिया जाएगा कि हाँ ये गुड्स जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी सहायता से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। कहाँ पर? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह में, इन सभी जगहों पर। ठीक है, उसके बाद 108 MSME के क्लस्टर बनाए गए हैं ताकि जो है एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। क्लस्टर का मतलब होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी तरीके से पूरे देश को 108 जो है क्लस्टर में बांटा गया है। ठीक है, हर एक क्लस्टर सारी MSME की यूनिट को जोड़ करके आगे बढ़ता है, तो उसी चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। इसके अलावा निर्यात बंधु जो स्कीम थी हैज़ बीन गैल्वनाइज्ड एंड रिपोजिशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया। इसके अलावा निर्यात बंधु जो स्कीम है उसको जो है रीसेप किया गया, रिपोजिशन किया गया, ताकि स्किल इंडिया का जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया सके। ध्यान रखेंगे, स्किल इंडिया के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए निर्यात बंधु स्कीम को मॉडिफाई किया गया। निर्यात बंधु मतलब वही एक्सपोर्ट वाले लोग। ठीक है, फिर आता है चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड इन अपकमिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ रही है उसमें क्या क्या चैलेंज को एड्रेस करना होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर थर्ड टाइम टिल मार्च 2022, और फिर फोर्थ टाइम जो है एक्सटेंड किया गया इसको 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 को, चूँकि कोविड आ गया था इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया मार्च 2022 तक तीसरी बार, और चौथी बार फिर एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, रिसेंट ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट इंसिडेंट एज वेल एज डिसरप्शन इंड्यूस्ड बाय द पैंडेमिक हैव प्रूवन इंडियाज ओवर डिपेंडेंस ऑन फ्यू आइटम एंड फ्यूअर मार्केट्स। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हुआ क्या कि प्रोटेक्शनिस्ट इंसिडेंट्स हुई, यानी कि हर देश अपने बिजनेस को, अपनी पहचान को बचाना चाहता है, और साथ ही साथ में कोविड वगैरह की वजह से पूरा इंडस्ट्री हिल गई थी, जिसकी वजह से ये पता चला है, सामने निकल कर गया है कि हमारी कुछ आइटम्स पर और कुछ मार्केट पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। यानी कि हम दुनिया भर के देश 200 हैं, हम 5 देशों के साथ ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, बाकी 195 इग्नोर्ड हैं, तो बाकी देश इग्नोर्ड हैं। ये भी प्रॉब्लम थी। फ्यू आइटम यानी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि हम बनाते हैं 150, 200 या 2000 टाइप की चीज़ें, लेकिन एक्सपोर्ट कर पाते हैं 10-20 ही खास आइटम को। ठीक है, तो जब कोविड आया, अब हम कुछ देशों के साथ बिजनेस करते हैं, कुछ ही आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो कमाई थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से सजेस्ट किया गया भाई कि कुछ चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। कुछ चेंजेस में क्या है? इंडियाज़ हाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इन फ्यू लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड फ्यू प्रोडक्ट्स प्रिक्लूड इट्स एबिलिटी टू फुली ऑफसेट एनी शार्प डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। मतलब चूँकि हमारी निर्भरता कुछ विशेष आइटम्स पर, कुछ विशेष कंट्रीज़ पर है एक्सपोर्ट को लेकर के, तो ऐसे में हम अपनी पूरी जो है पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती तो हमारी कमाई जो है बहुत तेज़ी के साथ में घटती है। ऐसे में इंडिया नीड टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। ऐसे में हमारे देश को ज़रूरत है कि हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर को डाइवर्सिफाई करें और ज़्यादा देशों के साथ में बिजनेस करें, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट हो, चाहे इंपोर्ट के सोर्सेस हो, और फाइंड अल्टरनेटिव हाई वैल्यू प्रोडक्ट। ठीक है, हमें कुछ अच्छी क्वालिटी के जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं उनको जो है बेचने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि रिस्क को स्प्रेड किया जा सके। अगर 4-5 आइटम ही बेच रहे हैं, अगर उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। सोचिए अगर हम चीनी मतलब जो है एक्सपोर्ट करते हैं, प्याज एक्सपोर्ट करते हैं और आलू एक्सपोर्ट करते हैं, 3 ही आइटम करते हैं, और मान लो कि स्थिति ऐसी बनी कि जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं उसने बैन कर दिया कि अब हमें, जैसे ट्रम्प पागल हुआ बैठा है, वो बोलेगा कि अब हमको इंडिया से लेना ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो अब अगर उसने हमारे देश से जो है चीनी और ये सब चीज़ें मना कर दी तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचेंगे ना। तो ये चीज़ है, तो वही बोल रहा है कि हमें ज़रूरत है कि इस रिस्क को स्प्रेड भी किया जाए। इंडिया में एक्सप्लोर टारगेटेड जियोग्राफी एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज। तो इंडिया को ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की और भी सारी जियोग्राफीज़ को, कई सारे देश को और प्रोडक्ट्स को लेकर के, मतलब कि सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट नहीं, हम सभी प्रोडक्ट को बेचें, ऐसा कोशिश हमें करने की ज़रूरत है। ठीक, इंडिया में एम एट डाइवर्सिफाइंग इट्स इम्पोर्ट
सप्लायर्स, यानी कि कहाँ जहाँ से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के जो सप्लायर हैं उनको भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम सारी की सारी चीज़ें यूएस से ही इंपोर्ट करते रहें, दैट्स नॉट गुड। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस विल आल्सो ग्रेटली इनहेंस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। इसके अलावा प्रोसेस को अगर आसान किया जाएगा तो उसकी वजह से हमारे इंडियन एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब प्रोसेस आसान होंगी, गाइडलाइन ईजी रहेंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, एफडीआई, एफआईआई और रिसेंट ट्रेंड में अगर हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI is an investment made in a country by a foreign investor of a company to control the ownership of an entity। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होता है, किसी कंट्री में किया जाता है, विदेशी इन्वेस्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टर कंपनी होती है, ज़्यादातर कंपनियां होती हैं, और वो किसी न किसी जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसकी ओनरशिप लेना चाहते हैं, ओनरशिप का कंट्रोल लेना चाहते हैं। अब फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट प्रमोट FDI फ्लो। बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, कोई भी मान लो विदेशी है, उसके पास 500 करोड़ डॉलर हैं, तो वो ला करके इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवा होगी और बिकेगा, उसका प्रॉफिट का हिस्सा वो लेता है। तो फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क रहेगा और स्टेबल बिजनेस अगर इन्वायरमेंट रहेगा देश में तो ऑब्वियसली FDI का इनफ्लो होगा। अगर ऐसा नहीं है तो FDI उड़ जाएगी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जैसे पाकिस्तान में कितनी FDI आती होगी, क्योंकि वहाँ शांति सन्नाटा रहता ही नहीं है, इंडिया में ज़्यादा होगा। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस इंटेंडेड एट लिबरलाइजिंग एंड simplifying FDI policy in its attempt to optimize the ease of doing business in a nation which would culminate the increased FDI flow। तो भारत सरकार ने बहुत सारे जो है चेंजेस करने की कोशिश की है, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उदार किया जा सके और सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि जो है हमारे देश में FDI ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ठीक है, उसके बाद में नेट FDI जो हमारी थी वो 2004-05 में जहाँ पर 3.7 बिलियन डॉलर थी, वही 2021-22 में ये बढ़कर 36.6 बिलियन डॉलर हो चुकी है। ठीक है, नेट FDI हमारी बढ़ चुकी है। बात करते हैं रूट्स ऑफ FDI इन इंडिया। तो हमारे देश में 2 रूट हैं, एक RBI का ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट रूट। ठीक है, 2 रूट हैं जिनसे FDI आ सकती है। ऑटोमेटिक रूट में किसी तरीके कोई परमिशन नहीं लेनी है, सीधा FDI की जा सकती है। गवर्नमेंट रूट में परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। ऑटोमेटिक रूट ऑफ RBI में FDI इज परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और RBI इन ऑल एक्टिविटीज और सेक्टर, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हो। ओके, तो FDI जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पर, जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, वहाँ पर अगर FDI करना चाहते हो ऑटोमेटिक रूट के तहत, तो उसमें गवर्नमेंट की या फिर RBI की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टर मस्ट फॉलो 2 स्टेज रिपोर्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर इन्वेस्टर को 2 स्टेज प्रोसेस रिपोर्टिंग फॉलो करनी पड़ेगी ऑटोमेटिक रूट में। इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द RBI अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसिट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी आर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स। मतलब कहने का ये हुआ कि जो शेयर बेचा है किसी कंपनी ने किसी फॉरेनर को, ठीक है, तो शेयर बेचा होगा, उसके बदले में डॉलर मिलेगा या पैसे मिलेंगे। तो जब पैसे मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर में RBI के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। किसको, कौन इन्फॉर्म करेगा? वो इंडियन कंपनी जिसने अपना शेयर बेच करके फॉरेन एक्सचेंज जिसमें FDI हुई है, जिस कंपनी में, जिस इंडियन कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में तो ये तो आपको बताना है कि हाँ हमें पैसे मिल गए हैं 30 डेज के अंदर में। और साथ ही साथ में दूसरी भी शर्त होती है कि जितना तुमने शेयर इशू किया है उसकी भी जानकारी RBI को देनी पड़ती है। अपॉन इशू ऑफ शेयर टू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन विद द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द RBI। तो अगर शेयर आपने इशू किया है किसी नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को, तो कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के पास में कि हाँ हमने ये शेयर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को बेचे हुए हैं। ठीक है, पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर में बताना है कि हमने जो है इतना रुपया रिसीव कर लिया है FDI के रूप में। और दूसरा, अगर आपने शेयर बेचा है तभी तो FDI मिलेगी शेयर के बदले में, तो जो शेयर बेचा है उसकी जानकारी भी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट RBI को देनी पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट रूट है
गवर्नमेंट रूट में क्या कहानी है भाई कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज नॉट कवर्ड बाय द ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्स प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। तो जो एक्टिविटी ऑटोमेटिक रूट में नहीं आती है उस एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट की परमिशन पहले ही लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल चाहिए आपको, ठीक है। प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द गवर्नमेंट रूट आर रिव्यूड बाय द रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री आर डिपार्टमेंट। तो अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो जिस इंडस्ट्री में आप करोगे उस इंडस्ट्री को लुक इनटू करना पड़ेगा। सोचिए आपको बैंकिंग में करना है तो उसके लिए परमिशन कहाँ लेनी पड़ेगी, फिनांस मिनिस्ट्री से। इसी तरीके का ये आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से। प्रपोजल ऐसा जिसमें टोटल फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन, यानी कि कोई ऐसा है, कोई ऐसी कंपनी है जो 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा, मोर देन 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है रुपए में, रुपए 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में एक साथ में, तो उसके लिए जो अप्रूवल मिलेगा वो कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कोई एक व्यक्ति है या एक कंपनी है जो एफडीआई करना चाहता है किसी कंपनी में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का, तो अप्रूवल कौन देगा, अब मिनिस्ट्री नहीं देगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर देगा। जो एफडीआई पाकिस्तान से आती है फ्रेंड, जो एफडीआई पाकिस्तान से आती है हमारी, उसके लिए गवर्नमेंट रूट डिसाइड किया गया है। क्या मतलब इसका कि अगर कोई पाकिस्तान की कंपनी या व्यक्ति जो है एफडीआई इंडिया में करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट रूट के तहत आना पड़ेगा। ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आ जाती है सर ये कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमारी सेक्टर्स हैं जिनकी एफडीआई पूछी जा सकती है, उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो पहला है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में 100% एफडीआई होती है ऑटोमेटिक रूट के तहत, यानी किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 100% है, जिसमें से 74% जो है ऑटोमेटिक रूट के तहत है, और उससे ऊपर अगर चाहिए 100% तक चाहिए तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आपको आना पड़ेगा, ठीक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% तक ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट किया सकता है, किसमें, न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस में। मतलब कहने का ये हुआ कि नई कंपनी को ये डिफेंस की खुलना चाहती है तो उसमें 74% तक ऑटोमेटिक रूट के तहत अलाउ किया जाता है। उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। सिविल एविएशन में 100% है, ऑटोमेटिक रूट से है। टेलीकॉम सर्विसेज में 100% है, ऑटोमेटिक रूट से। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 100% ऑटोमेटिक रूट से। सीआईसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 100% ऑटोमेटिक रूट से। वाइट लेबल एटीएम 100% ऑटोमेटिक रूट से। इंश्योरेंस 74% ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। बाकी ये सारे 100% है, ये वाले थोड़ा सा ध्यान रखें। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% का है ऑटोमेटिक रूट से। बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर का 74% है ऑटोमेटिक रूट से, और पेंशन सेक्टर में 49% का है ऑटोमेटिक रूट से, और पब्लिक सेक्टर बैंकों में सिर्फ 20% है गवर्नमेंट रूट से, वो भी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कितना है, 74%। गवर्नमेंट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंकों में कितना है, 20% से, लेकिन ये भी ऑटोमेटिक नहीं, गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। ऑटोमेटिक जो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है 74%, ऑटोमेटिक रूट 49% तक है, 49% से लेकर के 74% के लिए गवर्नमेंट रूट को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपसे सीधा पूछे कि प्राइवेट सेक्टर में एफडीआई कितना है तो सर आपका आंसर होगा 74%। जब तक कि वो ये ना पूछे ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट स्पेशली ना पूछे, तब तक आंसर यही होगा जो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि एफडीआई कितनी अलाउ है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, सर 100% है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई 100% है। जब तक कि वो ये ना पूछे कि ऑटोमेटिक रूट में कितना है और गवर्नमेंट, तब तक यू कैन गो विद द एफडीआई लिमिट जो यहाँ बीच में लिखी हुई है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में पूछता है कितनी एफडीआई हो सकती है, तो सर इंश्योरेंस में 74% हो सकती है, ओके। फिर आ जाता है सर टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई 3 तरीके की होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एफडीआई। ग्रीन फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई, जॉइंट वेंचर। ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होती है, इट इज़ a sort of investment in which a parent corporation establishes subsidiary in the destination country. It builds operation from the scratch. मैकडोनल्ड, हुंडई इंडिया, पेप्सी इंडिया, ये सब एग्जाम्पल हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई के, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है भाई कि ये जो है इट इज़ a sort of इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो इसमें पेरेंट कंपनी जो मुख्य कंपनी है वो इस्टेब्लिश करती है एक सब्सिडरी डेस्टिनेशन कंट्री में जहाँ पर एफडीआई करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हुंडई कंपनी है,
कोरिया वगैरह की, और उसने इंडिया में जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हुंडई इंडिया नाम की कंपनी इस्टेब्लिश की, अपनी एक सब्सिडरी बनाई, और फिर उसमें ऑपरेशन फ्रॉम स्क्रैच शुरू किया जाता है। यानी सिर्फ कंपनी की टेक ओवर नहीं की जा रही कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, कंपनी ही बनाई जा रही है। पेप्सी इंडिया एक कंपनी ही इस्टेब्लिश कर दी जा रही है, तो उसे फ्रेंड्स ग्रीन फील्ड एफडीआई कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? ग्रीन फील्ड एफडीआई बोलते हैं। उसी तरीके से ब्राउन फील्ड एफडीआई का मतलब होता है इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन विच मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बाइज स्टॉक इन एन एस्टेब्लिश फर्म इन होस्ट कंट्री। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस कंट्री में एफडीआई होनी है उस कंट्री की कोई कंपनी है जिसके स्टॉक बाई कर लिए गए हैं किसी विदेशी कंपनी द्वारा। विदेशी कंपनी ने सिर्फ शेयर खरीदे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट का जो शेयर है वो वालमार्ट ने खरीद लिया है। वालमार्ट विदेशी कंपनी है, उसने उसका फ्लिपकार्ट का कुछ सर्टेन परसेंटेज 20% 15% शेयर खरीद रखा है, तो ऐसी एफडीआई को ब्राउनफील्ड एफडीआई कहेंगे। देखो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं इस्टेब्लिश हो रही है, फ्लिपकार्ट पहले से चली आ रही है, उसको वालमार्ट इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसकी ओनरशिप में हिस्सा अपना ले लेता है। इसी तरीके से डाइची सैंको जो है जापान की कंपनी ने रैनवैक्सी इंडिया को जो है एक्वायर किया है, मतलब कहने का रैनवैक्सी इंडिया में अपना हिस्सेदारी काफ़ी सारी खरीद ली उसने। तो इस ऐसे इन्वेस्टमेंट को फ्रेंड्स जो है क्या बोलेंगे हम? ब्राउनफील्ड एफडीआई। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जहां दोनों कंपनियां एक साथ मिल करके, यहाँ पर दोनों कंपनियां एक साथ मिल करके जॉइंट वेंचर चलाती हैं। तो बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अ फॉरेन कंपनी एंड ए लोकल कंपनी ज्वाइन अप टू शेयर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट एंड सो ऑन। जैसे हीरो होंडा कंपनी, यहाँ हीरो और होंडा दोनों कंपनियों ने एग्रीमेंट किया, ये आपस में इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट सब कुछ शेयर करते हैं, नॉलेज वगैरह सब कुछ शेयर करते हैं। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि होंडा कंपनी ने हीरो कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, नहीं, दोनों कंपनियाँ साथ मिल करके सारा कुछ करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के इरादा नहीं होता, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सब कुछ शेयर करने का इरादा होता है, तो इसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। हीरो होंडा इसका एग्जांपल हो गया। फिर आ जाता है सर कि किन किन क्षेत्रों में एफडीआई नहीं की जा सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ मना है। तो सर लॉटरी बिजनेस में, जिसमें आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। गैम्बलिंग में, बेटिंग एज वेल एज कसिनो में, चिट फंड में, निधि कंपनी में, उसके बाद में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर में, रियल इस्टेट में। ये ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ नहीं अलाउ है। रियल इस्टेट बिजनेस में नहीं अलाउ है, लेकिन रियल इस्टेट में यहाँ अलाउ है। रियल इस्टेट बिजनेस में अलाउ नहीं, लेकिन इसमें नहीं इंक्लूड होता। यानी कि अगर रियल इस्टेट का काम है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप हो रही है तो एफडीआई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइसेस है तो एफडीआई कर सकते हैं। रोड या ब्रिज बनना है रियल इस्टेट के तहत तो वहाँ एफडीआई की जा सकती है। ओके, इन जगहों पर एफडीआई की जा सकती है, बाकी रियल इस्टेट में अलाउ नहीं है। फार्म हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तंबाकू से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, तंबाकू से रिलेटेड, ठीक है, सिगार, चिरिटोज, सिगरियोज, सिगरेट्स, इन सब में जहाँ टोबैको सब्सटीट्यूट होते हैं, इनमें एफडीआई अलाउ नहीं है। या ऐसी एक्टिविटी या सेक्टर जो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन ही नहीं की गई है। भारत सरकार ने अलाउ ही नहीं कर रखा है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवे ऑपरेशंस हो गया, तो इन सब जगहों पर अगर गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, तो अगर प्राइवेट नहीं अलाउ है तो फॉरेन तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ होगा। ओके, तो ये कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हो गए। अब आ जाती है बात फ्रेंड्स जो है एफआईआई। अब आता है सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंपनीज बेस्ड आउटसाइड इंडिया दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन इंडिया। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनीज होती हैं जो विदेशों में होती हैं और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रेफर करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक और हेज फंड्स। तो एफआईआई रेफर करता है शॉर्ट टर्म के लिए पूंजी इन्वेस्ट की गई किसमें, स्टॉक्स में या हेज फंड में, ठीक है। एफडीआई में क्या था, किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे थे, या कोई कंपनी ही नहीं बना रहे थे। एफडीआई में, एफआईआई में क्या हो रहा है, सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जा रही है बस, ठीक है। और इट इज़ जनरली वोलेटाइल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्लाइट, यानी कि ये वोलेटाइल नेचर का होता है, अब ऊंच नीच बहुत होती रहती है, कैपिटल फ्लाइट होने के चांसेज बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लो पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम हुआ या फिर जो है किसी तरीके की कोई निगेटिव न्यूज़ फैलती है तो यहाँ से जो है मतलब एफआईआई सबसे पहले अपना पैसा लेकर के भाग जाते हैं, ठीक है। फिर आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अलाउज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड पर्सन इन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू इन्वेस्ट इन इंडिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। अगर इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कौन, विदेशी लोग, एनआरआईज, पीआईओ
तो उनके लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके तहत FIIs और NRI जो है शेयर या डिवेंचर एक्वायर कर सकते हैं इंडियन कंपनी के इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से। जैसे हम खरीदारी करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेंड जो है ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते उनको रजिस्टर्ड होना होता है सेबी के साथ में एज ए FII। हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं और ये FII इन्वेस्टर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है FDI और FII के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। FDI और FII के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो FDI का जो पैसा होता है इट गोज डायरेक्टली इनटू मशीन्स दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो पैसा प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जाता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के काम आता है। जो FII द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है वो हेज फंड में, शॉर्ट टर्म इक्विटी या सिक्योरिटीज में जाता है, यानी वो सीधा पैसा शेयर मार्केट में जाता है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में नहीं जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए FDI की जाती है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जैसे पेप्सी इंडिया इस्टेब्लिश की है तो बहुत दिन तक पेप्सी इंडिया चलेगी, अभी बंद करने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्टिव रहता है, आज इन्वेस्ट किया, शाम तक लगा कि मामला गड़बड़ है तो FII वाले अपना पैसा लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, ये FDI स्टेबल होता है नेचर में और हार्डली किसी तरीके का कोई टेंशन रहती है कैपिटल फ्लाइट की, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पैसा इन्वेस्ट हो गया तो चल रहा है, काफ़ी समय तक FDI चली रहेगी। ये वोलेटाइल नेचर का होता है FII पैसा। यहाँ डर बना रहता है कि कैपिटल कभी भी लेकर के पूंजी भाग सकते हैं, अगर इकोनॉमी डाउन पड़ी तो, पॉलिटिकली अनरेस्ट हुआ तो, है ना, या फिर जो है सभी बेच रहे हैं तो ये भी बेच करके चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये FDI 3 तरीके के होते हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जॉइंट वेंचर। जबकि ये जो FII है इसका टाइप नहीं होता बल्कि इसको हॉट मनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। FII को हॉट मनी कहा जाता है और ये हेज फंड के रूप में होती है। ठीक है, फिर आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो ध्यान रखो, बस केवल इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा टर्म है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, पूरे देश को फोकस करता है। तो ये बात ही ध्यान रखनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इकोनॉमी नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम ग्रो ओवर टाइम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाया गया है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इकोनॉमी का नेशनल और पर कैपिटा इनकम ग्रो करती है। ठीक, इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए रिस्ट्रिक्टेड टर्म। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करें तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है और इकोनॉमिक ग्रोथ उसी से छोटा टर्म है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टर्म है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटीज मटेरियल वेलबींग। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता था, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम बढ़े, यही जरूरी था। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं कहता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है कि हमें सस्टेन इंप्रूवमेंट करना है, लोगों की ज़िंदगी को सुधारना है हर एक एस्पेक्ट से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह हमें प्रोग्रेस करनी है और लोगों के जीवन को आसान बनाना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम national income growth, it encompasses social, culture, political, economic development that contribute to material progress। तो मतलब सिर्फ नेशनल इनकम की ग्रोथ ही नहीं बल्कि सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल सभी एंगल से ग्रोथ होनी चाहिए जिससे कि लोगों की ज़िंदगी सुधरे। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ इंटर रिलेटेड चेंजेज इन द फंडामेंटल सप्लाई फैक्टर एंड डिमांड स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन कंट्रीज नेट नेशनल प्रोडक्ट इन लॉन्ग रन। मतलब ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ चेंजेज, फंडामेंटल चेंजेज किए जा रहे हैं कहाँ, सप्लाई फैक्टर्स में और डिमांड स्ट्रक्चर में, जिससे कि कंट्री की नेट नेशनल प्रोडक्ट बढ़ सके। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं हमने आपको बता ही दिया था। थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर देख लेते हैं, कंपेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम, किस किस के में कंपेयर देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करता है कि कितना गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर करता है रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर करता है कि इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो हो रही वैसे वैसे कितना रिडक्शन या एलिमिनेशन हो रहा है गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट का और इनइक्वालिटी का। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट।
इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है कि नेशनल इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करता है कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड में, लोगों की ज़िंदगी में कितना सुधार हुआ है, उसमें लिटरेसी बढ़ी है कि नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना ज़िंदा रहेगा व्यक्ति वो, और हेल्थ केयर वगैरह इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करनी है तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो उसके लिए डेवलपमेंट इंडेक्स जितने भी हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। ओके, तो क्या क्या देख सकते हैं हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, जीनी कोफिशिएंट। जीनी कोफिशिएंट किसके बारे में होता है, इनकम की इनइक्वलिटी के बारे में, इनकम में इनइक्वलिटी कितनी है उसको मेजर करने के लिए जीनी कोफिशिएंट आता है, ये अलग से याद रखें जीनी कोफिशिएंट। जीनी कोफिशिएंट क्या होता है, इनकम में कितनी असमानता है उसको देखता है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है, PQLI। ठीक है, तो बस यहीं पर अपना पूरा चैप्टर फ्रेंड्स जो है ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। लाइक वगैरह कर सकते हैं, कमेंट वगैरह करके बताएं कि अगर कुछ कमी हो तो मैं सुधार सकूं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फ्रेंड्स। ओके, सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपया करें इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।